नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। इंडिया अलायंस मिलकर चुनाव लड़ेगा। सपा ने कांग्रेस को 2 सीट देने का ऐलान कर दिया है। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिलहाल 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, लेकिन बताते चले कि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि 7 सीटों पर सपा चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। बताते चले कि उपचुनाव को लेकर के लगातार जिस तरह से दोनों पार्टियों की ओर से तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है, बीजेपी की ओर से भी कई घटक दलों की सीट देने की बात की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी आपको बताते चले कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर के बयान भी दिया था कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में ही 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ा जाएगा। और खबर यह कि 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन 9 सीटों पर उपचुनाव है। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव होने वाला है। आपको बताते चले कि मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होगा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पर उपचुनाव होगा। कानपुर की सिसमाऊ सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रयागराज की फुलपुर सीट होगी जिस पर भी उपचुनाव चलेगा। मैनपुरी की करहल सीट पर भी उपचुनाव होना है, जो कि सपा के पास ये सीट है। मिर्जापुर की माजवा सीट भी आपको बताते चले कि इस पर भी चुनाव होना है। तो किन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है? कानपुर के सिसमाऊ, प्रयागराज की बात करें, मिर्जापुर की बात करें तो माजवा, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर आपको बता दें कि उपचुनाव होना है। अलीगढ़ की खैर सीट पर चुनाव होना है। मुरादाबाद की कुंदर की, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर चुनाव होना है। आखिरकार उपचुनाव क्यों हो रहा है? करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक से सांसद बन चुके हैं। गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग विधायक से सांसद बन चुके हैं। इसीलिए 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही थी, लेकिन खबर यह सामने आई कि चुनाव आयोग की ओर से 9 सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की गई है। मीरापुर सीट से चंदन चौहान विधायक से सांसद बने हैं, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव होने वाला है। कटहरी सीट से लालजी वर्मा विधायक से सांसद बने हैं। बताते चले आपको कि कुंदरके से जियाउर रहमान बर्ग विधायक से सांसद बने हैं, इसलिए सीट खाली पड़ी है। फुलपुर सीट से प्रवीण पटेल विधायक से सांसद बने हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन से सीट है जिस पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। सिसमाऊ सीट पर इरफान सोलंकी को सजा से यह सीट खाली हो चुकी है, जिस पर उपचुनाव होने हैं। करहल सीट की अगर बात करें तो अखिलेश यादव विधायक से सांसद बने हैं, इसलिए करहल सीट भी खाली हो चुकी है। टीएन मिश्रा हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। टीएन मिश्रा जी, विधानसभा के 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, और उपचुनाव के ऐलान के बाद से सभी पार्टियां अपनी दमखम झोंकने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में आज सपा की ओर से 2 सीट को कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया है। क्या अपडेट इसको लेकर के? देखिए खुशबू, लगातार जब से जो विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई थी तब से 3 दिन से जो है ये चल रहा है कि अभी भाजपा तो ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ाए, क्योंकि उसने अपने 27 प्रत्याशियों को लिस्ट सौंप दी है। लेकिन अब जहां सपा और इंडिया गठबंधन की बात है तो इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे, उस पर आज विराम लग गया है कि सपा ने कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कह दी है, और यह गाजियाबाद की सीट है और अलीगढ़ में खैर की सीट है। तो ये 2 सीटें मिल जाने से, और इसके पीछे बताया जा रहा है श्रीनगर में भी जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई तब ये 2 सीटें मिलने की जो आज पुख्ता हुई, और उसके बाद उसकी घोषणा जो है राजेंद्र चौधरी ने की है, उनके प्रवक्ता ने। तो ये क्लियर हो जाने से इंडिया गठबंधन का एकदम चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है, और अब प्रत्याशी आराम से चुनाव लड़ सकेंगे, और जल्दी ही जो है इंडिया गठबंधन के तहत अब कांग्रेस जो सीटें मिली इनके प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, और उसके बाद ये लोग चुनाव मैदान में होंगे। जी टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से देखा गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से भी यहां पर बयान दिया जा रहा था कि कुछ सीटें उनको भी मिलेगी, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। अब ये विधानसभा के उपचुनाव 9 सीटों पर कांग्रेस में और सपा में तालमेल कैसे बैठी है, इन किन समीकरणों पर काम करने की यहां पर इंडिया अलायंस की ओर से शुरू की जा रही है? हाँ देखिए, ये खुशबू एकदम सही कह रहे हैं। जो बीच में जो हरियाणा से थोड़ी खटास पैदा हो गई थी, और उस खटास को जो है दूर करने के लिए अखिलेश यादव और जो है राहुल गांधी की बैठक श्रीनगर में हुई,
और उसको लेकर के इंडिया अखिलेश यादव ने बड़ा मन दिखाते हुए उनको 2 सीट दी हैं और 2 सीट की उम्मीद कांग्रेस कर भी रही थी, ज़्यादा उम्मीद कांग्रेस की थी भी नहीं, तो उसकी पूरी उम्मीद पूरी हो गई है और इससे इंडिया गठबंधन जो आपसी खटास थी वो दूर हो गई है। और अब माना जा रहा है पूरे मनोवेग से जहां पे सपा के प्रत्याशी वहां कांग्रेस अपना काम करेगी और जहां पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी रहे वहां सपा अपने लोगों को वोट दिलाने की कोशिश करेगी। तो इससे जो है इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और इंडिया गठबंधन के जो है वोट भी ज्यादा प्रतिफल मिलेगा उनको। टिन मिश्रा जी, अगर बात एनडीए की कर ली यहाँ पर, क्योंकि लाजमी तौर पर बात एनडीए की होगी ही, जिस तरह से बीजेपी की ओर से तमाम सीटों पर अपनी दमखम झोंकने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं घटक दल जो है वो नाराज चल रहे हैं। इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया क्या है? हाँ देखिए, उसको अभी बड़ा फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन घटक दल भी खुल के मुखर नहीं हो रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो और चाहे संजय निषाद हो, 2 ही मेन घटक दल हैं। आरएलडी को उन्होंने एक सीट दे दी ऑलरेडी पहले से ही, तो आरएलडी तो किनारे हो गया। अब बचे ये 2 लोग, दोनों लोग बात तो दबी जुबान से कर रहे हैं। अब संजय निषाद का दावा ज्यादा है, तो संजय निषाद दावा है वो कुछ केंद्रीय नेताओं से मिले भी हैं कल, लेकिन उसके बाद संजय निषाद ने अभी ये नहीं कहा है, ये कह रहे हैं कि वो बड़े भाई हैं, मेरी बात रखेंगे और मुझे जो है कुछ न कुछ मिलेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि अगर उनका कोई प्रत्याशी लड़ेगा भी तो भाजपा अपने जो है सिंबल से लड़ाएगी, उनके अपने सिंबल संजय निषाद के जो है सिंबल से नहीं लड़ाएगी। तो ये अभी संजय निषाद ने परसों जनता टीवी से बातचीत में कहा है कि जो है हमें फायदा मिलेगा और हमें भरोसा है कि हमें जो है बड़े भाई की तरह जो वो ट्रीट हमारे हैं वो, और योगी से भी मिले थे और जो दिल्ली में जो अमित शाह से भी मिले वो। तो इससे ये माना जा रहा है कि उनको 1 सीट मिल सकती है, लेकिन सिंबल भाजपा का होगा और उस पर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा जी। लेकिन 2 सीटें उनकी जो है डिमांड थी वो नहीं मानी जाएगी, ये पूरा माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी पहले कह चुकी है कि 9 सीटें उसको जीतनी है और 10वीं सीट जो है मिल्कीपुर की जहां तक बात है, तो इसको लेकर के भी चल रहा है। हाईकोर्ट का जो है फैसला आते ही और उसके बाद होगा वहां चुनाव होगा या नहीं होगा। टिन मिश्रा जी, बीजेपी के लिए भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, इसमें 9 सीटों को जीतने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से 1 सीट पर भी चुनाव नहीं चल रहा है, जो पूरा मामला है वो कोर्ट में लंबित है, इसको लेकर दोनों पार्टियों की ओर से दमखम झोंकने की पूरी कोशिश की जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पूरी तरह से अपनी दमखम झोंकने में लगे हुए हैं ताकि इन सीटों को किसी तरह से जीता जाए। जो आगामी विधानसभा चुनाव है उस पर अच्छे से रणनीति पर काम किया जाए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी उपचुनाव में किसकी जीत होगी, कि कौन इन 9 सीटों पर अपना दमखम दिखाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बताते चले कि सपा ने कांग्रेस को 2 सीट देने का यहां पर ऐलान कर दिया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सपा ने मीरापुर सीट पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुम्बुल राणा पर सपा ने भरोसा अपना व्यक्त किया है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसी को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया जा रहा है। इसी कड़ी में मीरापुर सीट से सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सुम्बुल राणा पर सपा ने अपना भरोसा जाहिर किया है। बताते चले आपको कि यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। सपा ने मीरापुर सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सुम्बुल राणा पर सपा ने अपना भरोसा व्यक्त किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं होगा। ये सीट अभी, इस सीट को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर के तमाम तरीके से जो सभी पार्टियां हैं दमखम झोंक रही हैं। और इसी कड़ी में सपा ने मीरापुर सीट से भी अपना सुम्बुल राणा पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार के नाम पर, उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया है। देवरिया से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। देवरिया दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी, नवनिर्मित अधिवक्ता भवन का लोकार्पण करेंगे। स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। डिप्टी सीएम रविंद्र शाही की मूर्ति पर आज मल्यार्पण भी करेंगे। बताते चले आपको कि देवरिया दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। नवनिर्मित अधिवक्ता भवन का लोकार्पण करेंगे। स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि पर आज मल्यार्पण भी करेंगे, कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। तो ब्रजेश पाठक आज आपको बताते चले कि देवरिया के दौरे पर हैं। आज देवरिया में कई बड़ी सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। नवनिर्मित अधिवक्ता भवन का लोकार्पण करेंगे। स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि पर मल्यार्पण करेंगे।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के एक पोस्ट के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क उठे हैं। दरअसल बीजेपी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित पोस्ट कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के सरकारी आवास के नेम प्लेट पर अपमानजनक शब्द भी लिखे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महासचिव प्रियंका गांधी पर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर उनकी नेम प्लेट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काली पोत दी और कुछ अपमानजनक शब्द जो है उनके आवास के गेट पर लिख दिए। बात की जाए तो उसके बाद से आनंद फानंद में मंत्री आवास के लोगों को सूचना मिलती है और सूचना मिलने के बाद ये सब चीजें वहां से रिमूव की जाती है। आज अगर बात की जाए तो मंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिस गेट पे ये हरकत हुई थी उस गेट पे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को मुस्तैदी से रखा गया है, वहां पे वो तैनात हैं और मंत्री आवास की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की घटना जो है वो दोबारा न हो पाए। प्रियंका गांधी पर किए गए पोस्ट की वजह से राजधानी लखनऊ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के नेम प्लेट को जलाने का प्रयास किया, वहां पे प्रदर्शन किया और उनके विरोध में नारे लगाए। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए विवेक शाह। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने मीरापुर विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को करने की मांग की है। वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे से हमारे संवाददाता विवेक शाही ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 13 नवंबर से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना। लोकदल का भी एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास गया और ज्ञापन रखा, मांग की कि 13 नवंबर को होने वाले चुनाव को किसी और विगत दिन करा दिया जाए, क्योंकि उस दिन कार्तिक पूर्णिमा है। लोगों का जो है श्रद्धा होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अलग अलग स्थानों से माँ गंगा के यहाँ जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और काफी धूमधाम से ये पर्व मनाते हैं। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत कम होने की आशंका है। लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जो हमारे साथ अभी मौजूद है, वो ज्ञापन लेके चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। सर, क्या पूरा मामला था? चुनाव आयोग के पास आप ज्ञापन लेके रहे थे, कैसी मुलाकात रही? देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिल करके हमने ये मांग की है कि मीरापुर विधानसभा का चुनाव 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को करा दिया जाए, क्योंकि मीरापुर विधानसभा के लोग वहां पर 10 नवंबर से गंगा स्नान के लिए का मेला लगता है। सुखताल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और गंगा स्नान के मेले में गंगा स्नान के मेले में सम्मिलित होते हैं, गंगा स्नान करते हैं और ये 5 दिन का जो है वो पर्व वहां पर मनाया जाता है, जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली, आसपास के जिलों के लोग भारी संख्या में सम्मिलित होते हैं। ऐसे में अगर 13 नवंबर को मीरापुर का विधानसभा का उपचुनाव होगा तो मतदान का प्रतिशत घटेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हमने यही सुझाव दिया है कि वो वहां का जो मतदान है वो 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को करा दे, ताकि मीरापुर के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कर सके। और राज्य निर्वाचन आयोग की भी यही मांगता है कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़े, तो हम लोगों ने उनसे यह अनुरोध किया। अगर देखा जाए तो मीरापुर आपकी सीट रही है, समाजवादी पार्टी से अब वहाँ आपका मुकाबला है। समाजवादी पार्टी इस बार मीरापुर अपने पास रखेगी, किस तरीके से वहाँ के समीकरण को देखते हैं? वहां का समीकरण हमारे पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। और मैं आप लोग मीरापुर की ही बात क्यों करते हैं? उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा का चुनाव घोषित है, एक का अभी घोषित होना है। जो 10 सीटों का जो रुझान है, जो जनता का रुझान है उत्तर प्रदेश में, माननीय आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, लोगों का विकास हो रहा है और किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिल रहा है। अभी 5 फसलों पर केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी दी है। तो अब देश का किसान खुश है। नौजवानों को रोजगार देने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी वो लगातार पूरे देश में कौशल विकास के लिए, लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए मेले लगवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता एनडीए गठबंधन के साथ है और मैं महसूस करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा।
धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, जिन्होंने ज्ञापन दिया है चुनाव आयोग के ऑफिस जाकर और साफ तौर पे विपक्ष को भी दो टूक कही है। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए विवेक शाही। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बहराइच दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी में से 5 को पुलिस ने काबू कर लिया है। इसमें से 2 को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। इस हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा पुलिस के इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि हम न्याय मांग रहे हैं, लेकिन हमें न्याय मिल नहीं रहा। आरोपी पकड़े तो जरूर गए हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया। हम लोगों को दिखाया गया है कि पैर पर गोली मारी गई है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। रोली मिश्रा राम गोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, रोली मिश्रा का एक बयान सामने आया है। वो कह रही पुलिस प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर रही है। दिखाया जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई उस ढंग से चल नहीं रही है। क्या अपडेट? देखिए खुशबू, जिस तरीके से कल दोपहर के बाद लगातार घटनाक्रम बदला, कल जो पहली एफआईआर इस घटना की हुई थी उसमें जो आरोपी बनाए गए थे 6 आरोपी नामजद थे और 4 अज्ञात थे। उसमें जो 5 आरोपी रहते उन 5 आरोपियों को कल पुलिस ने पकड़ा था। उसमें से 2 आरोपियों ने पुलिस के ऊपर जो है वो जवाबी फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस के मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पांव में गोली लग गई और उसके बाद से लगातार तेजी से घटनाक्रम बदला। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां वो अस्पताल में भर्ती थे, अब से कुछ देर पहले उन्हें अस्पताल से न्यायालय ले जाया गया है और जहां पर न्यायालय में उन्हें पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है पुलिस जो है उनके रिमांड की मांग करेगी। इसमें हम महाराजगंज के उसी स्थान पर है जहां पर जो है ये घटना हुई थी। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि आज काफी फोर्स जो है वो डिप्लॉयड की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के आला पुलिस अधिकारी इस समय मौके पर हैं। कमांडो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार मौके पर हैं। आज सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी कड़ी है, लेकिन जिस तरीके से कल पुलिस के मुठभेड़ के बाद जिस तरीके से घटनाक्रम बदला और उसके बाद जो मृतक राम गोपाल मिश्रा है, उनकी पत्नी ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि जिस कार्रवाई की उनको अपेक्षा थी उस अनुरूप कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने आरोप भी लगाया कि जो है कि जो लोग पुलिस वाले इस पे काम कर रहे हैं, जो टीम लगातार इस पे काम कर रही है, वो पूरी तरीके से सही तरीके से काम नहीं कर रही। इस तरीके का आरोप जो है वो मृतक राम गोपाल है, उनकी पत्नी ने लगाए हैं, उनके परिवार वालों ने लगाए हैं। उनका यह कहना था कि जब वो मुख्यमंत्री से मिली थी, सीएम योगी ने उन्हें भरोसा दिया था कि इस तरीके की कार्रवाई करेंगी कि वो कार्रवाई नजीर बनेगी। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें नजीर की कार्रवाई की अपेक्षा थी, जो कार्रवाई हम अपेक्षा कर रहे थे उस तरीके की कार्रवाई फिलहाल कुल मिलाकर के नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। जब कल से लगातार ये वीडियो उनका सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद तरह तरह की चर्चाओं का बाजार यहाँ पर गर्म है। लेकिन फिलहाल मौके पर आप देख सकते हैं कि मैं महाराजगंज में ठीक उसी जगह पर हूँ जहां पर 13 तारीख को यह घटना हुई थी। मेरे ठीक पीछे आप वो मकान देख सकते हैं। इसी मकान के ऊपर जो है राम गोपाल को गोली मारी गई थी और उस गोली मार करके उनकी हत्या की गई थी। आज आप लगातार यहाँ देख रहे हैं कि फोर्स यहाँ पर काफी डिप्लॉयड है, सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। हालांकि माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। बाजार बंद है, बाजार नहीं खुला हुआ है, लेकिन माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। यहाँ पर फोर्स हर आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी ले रही है, गाड़ी की तलाशी ले रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि परिवार से कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। 10 लाख रुपए का चेक सौंपा था ताकि जो परिवार है अपना भरण पोषण कर सके। और आज रोली मिश्रा का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जमकर रोली मिश्रा की ओर से लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रोली मिश्रा ने पूछा है कि जो जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया था, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था, उस दिशा में जो है वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी।